Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है यूके को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है और जैसे हमने कुछ टॉपिक्स को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थंबनेल भी मेंशन में कर रखा है और कुछ सेपरेट भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर थोड़ा सा यहाँ पर अपना डिले रहता है, बट हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ों को बेटर तरीके से कवर किया जा सके, ना केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएं। हमारा टारगेट है, आपने ये आर्टिकल पढ़ना है तो इस आर्टिकल के प्रति सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद प्रॉपर जो भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से, बाकी रिवीजन पॉइंटर के एग्जामिनेशन में आप जब जाओगे तो रिवाइज करके क्या जाओगे, तो रिवीजन पॉइंटर, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, और फिर उसके बाद में यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर कोई पीवाईक्यू पूछा गया है तो पीवाईक्यू, इवन जो हमारे एडिटोरियल होते हैं उसमें हम लोग मेंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हर एक आर्टिकल का यहाँ पे पूरा अप्रोच, यानी कि एक होलिस्टिक वे में न्यूज़पेपर को कवर किया जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपको लगता है ना, सेशन को देखना आपको मज़ा आने वाला है। इसलिए फर्स्ट टाइम जितने भी लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर यह सेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आर्टिकल नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। हुआ क्या है एक्चुअली में, इस प्लांट से कुछ डेटा लीक हुआ है, ठीक है, और लगभग हज़ारों के आसपास फाइल्स हैं जो खासकर डार्क वेब पर अपलोड हो गई हैं। और ये कैसे होता है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा 2019 में भी हुआ था, ठीक है, और हम लोगों ने इसके बारे में कवरेज किया था उस समय पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे। 2019 में भी कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में एक साइबर अटैक हुआ था। उस समय पर जिस मालवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था, वो डेटा निकालने के लिए वो नॉर्थ कोरियन मालवेयर का एक इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की गई उसको रोकने की, बट फिर भी हमारे जो प्लांट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो चुकी थी, और ऐसा ही यहाँ पर दोबारा हो चुका है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता है देश की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, स्पेशली हम लोग यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। कल हम लोगों ने इसी के बारे में डिटेल से भी डिस्कस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आज अपने कंट्री के अंदर में टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिसके माध्यम से जो भी भारत में टोटल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो यहीं से होती है, ठीक है। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है तो आपने दोस्तों पढ़े होंगे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, आपने पढ़ा है लाइट वाटर रिएक्टर। इंडिया में आज सबसे ज़्यादा प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का ही इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अब जो 24 ऑपरेशनलाइज न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं देश में, वो सारे के सारे इस फोटो के अंदर में या इस मैप के अंदर में लोकेट करके दिखाए गए। इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तमिलनाडु के अंदर में प्रेजेंट है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ये रशिया की मदद से यहाँ पर बनाया गया है, इंडिया रशिया ने मिलकर इसको बनाया है। आज यहाँ पर दुनिया का जो एक कह सकते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैटेगरी में आता है। भारत में तो है ही सबसे बड़ा विशाल न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें, और अभी तो बहुत सारी यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जिस पे काम चल रहा है। ये तो केवल 2 रिएक्टर्स है जो इसमें अभी के समय पर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और कौन से वाले रिएक्टर्स हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टर यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। ये आप सभी लोगों ने पता है। अब न्यूज़ में क्या आ रहा है कि एक रैंसमवेयर ग्रुप है। रैंसमवेयर बेसिकली मतलब मालवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम जो डिटेल्स हैं उसको निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, किसी का इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करते हैं, किसी का इन्फॉर्मेशन हैक करने की कोशिश करते हैं। तो एक रैंसमवेयर पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है वर्ल्ड लीक्स। तो बताया जाता है कि इन्होंने हजारों फाइल्स भारत के कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड ये सीधा डार्क वेब पे ले जाकर अपलोड कर दी हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ये डार्क वेब क्या होता है, इंटरनेट की एक ऐसी गहराई या इंटरनेट की एक ऐसी जगह जो आपके पहुंच से बहुत दूर है। आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आप वहां तक नहीं जा सकते, ठीक है। आप जैसे ऊपरी भाग का जो इंटरनेट है उसमें आपके सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब है।
जितना ज़्यादा अंदर जाते जाओगे इंटरनेट के अंदर में, तो एक पर्टिकुलर जोन ऐसा है जिसका एक्सेस हर किसी के बस की बात नहीं। उसके लिए यहाँ पर लोग सीखते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर हैक करने के लिए उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। तो एक डार्क वेब वो पोर्शन इंटरनेट का जो बहुत ही ज़्यादा गहराई में है, जिसका एक्सेस नॉर्मल तरीके से लोगों के पास में नहीं आ सकता। तो एक रैंसमवेयर ग्रुप आया वर्ल्ड लीक नाम का, इसने यहाँ से फाइल्स को निकाला कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और उसके बाद में ये फाइल सीधा ले जाकर डार्क वेब पे अपलोड कर दी। जब ये डेटा वगैरह ब्रीच हो गया तभी तो ये फाइल्स अपलोड करी गई है ना। और इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा डेटा रिलीज हो चुका है। और आपको पता ही है क्योंकि जब ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया तो इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा रोल था, उन्होंने मिलकर काम करवाया था। ठीक है, तो लगभग कितनी 19,000 फाइल्स, लगभग 14 GB की फाइल्स हैं ये पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, जो डार्क वेब पे अपलोड हो चुकी हैं। अब जो ये लीक हुई हुई फाइल्स हैं इसमें सब कुछ है, कुछ प्लांट फैसिलिटीज़ का ब्लूप्रिंट डेटा है, फर्दर प्लानिंग क्या है हमारी, सप्लायर की डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या सप्लाई किया गया है, मीटिंग और इंस्पेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स हैं, इक्विपमेंट रिव्यू रिपोर्ट्स हैं, जो भी सामान इसमें यूज़ हो रहा है, इंश्योरेंस कितना है, कौन सी कंपनी को कितना मिल रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसमें अपलोडेड हैं। और फाइल यहाँ पर क्लेम करी जा रही है, ये जो फाइल है ये सीधा आई है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक कॉन्ट्रैक्टर था जब यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। तो अभी फिलहाल डार्क वेब पे अपलोड हो चुकी है। रिलायंस वालों का क्या रिस्पॉन्स आया है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि एक पार्शियल डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा लीक हुआ है। अब रिलायंस ग्रुप का जितना भी सारा डेटा है ना उसको हैंडल करता है एक थर्ड पार्टी कंपनी जिसका नाम है योता। ठीक है, एक थर्ड पार्टी इंडियन डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर है जो सारा डेटा रिलायंस का यही मैनेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये योता को भी यहाँ पर बाईपास कर गया वो रैंसमवेयर ग्रुप, वो सॉफ्टवेयर, और यहाँ से डेटा को निकाल लिया रिलायंस ग्रुप से। यहाँ पर ये कुछ डेटा ब्रीच हो गया। अब रिलायंस कंपनी ने भारत सरकार को इन्फॉर्म किया इस इंसिडेंट के बारे में। रिलायंस ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन कौन सा डेटा है एग्जैक्टली जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जो डार्क वेब पे अपलोड हो चुका है, ये रिलायंस वालों ने नहीं बताया। अब क्या है, ये मामला चल रहा है हमारे न्यूज़ में। एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है। पहली चीज़, लोकेशन तो तमिलनाडु के अंदर में ये पर्टिकुलर पावर प्लांट प्रेजेंट है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा। एंड इंडिया के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से भी सबसे मैसिव इसको ही माना गया। जब इंडिया का बड़ा है तो भाई उन 7 में से ही सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है। अभी देखो धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें चल रही हैं, 2 यूनिट्स रेडी करे गए हैं, भविष्य में इसमें मल्टीपल यूनिट्स, 6 यूनिट्स तक ले जाने की बात हो रही है कि भाई इसको एक्सपैंड करेंगे। कुदानकुलम एक कोई छोटा सा रिएक्टर नहीं रह जाएगा। अगर ये विस्तार तरीके से पूरा बन गया, अभी तो मान लो इसके 4 मेजर पार्ट्स ऐसे हैं जिसपे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब अगर कंप्लीट तैयार हो जाता है तो ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर शहर बन जाएगा, केवल एक प्लांट नहीं रहेगा। इसीलिए इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कहा गया है। इसकी जो टोटल प्लांट कैपेसिटी रखी है, जब ये पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा, 6000 मेगावाट तक की एनर्जी को जनरेट कर सकता है। इस पे इस तरीके का साइबर अटैक होना ये अपने आप में कंसर्निंग है। अब कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूनिट 3 और यूनिट 4 न्यूज में है। ठीक है, यूनिट 1 और 2 तो भाई काम कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज हैं, यूनिट 3 और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2018 में कि भाई इसकी डिजाइनिंग, इसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यही लोग करेंगे। अभी दोनों यूनिट्स पे काम चल रहा है, बताया जा रहा है अगले साल 2027 तक ये यूनिट्स तैयार हो जाएंगे और इनको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और दोनों को अगर साथ में चलाने लगेंगे तो इससे 2000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों मिलकर साथ में बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो डेटा ब्रीच हुआ है इससे कोई नुकसान वगैरह, कोई खतरा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं, भारत की सिक्योर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इस प्लांट के अंदर में जो कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन है अब रशिया की मदद से बनाया गया है, तो ऑब्वियसली रशिया भी ज़्यादा खुश होगा नहीं, वो टेक्नोलॉजी वहीं से यूज़ हो रही है। कंट्रोल रूम लेआउट, सप्लायर की लिस्ट, कहाँ कहाँ से सामान हम लोगों ने परचेज किया है, वेंडर प्रपोजल्स, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। और ये जो लीक है, अब इस लीक के अंदर में ये भी बोला जा रहा है कोई रिएक्टर का मेन कोर सिस्टम नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, भले ही यहां पर कोई रिएक्टर का मेन कोर सिस्टम उनके पास में मतलब प्रेजेंट ना हो, इसमें मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा हार्म कर सकता है, हमारी कुछ कमजोरियों को शो कर सकता है, वेंडर्स को आइडेंटिफाई करेगा,
सप्लाई चेन्स देखेगा कि कहाँ कहाँ से इंडिया ने सामान मंगाया है, और साइबर सिक्योरिटी रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे और भी साइबर अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही 2019 में भी हुआ था और फिर से अब 2026 में फिर से हमको देखने को मिला है। अब इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पता होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड लीग अभी हमने डिस्कस किया, ये वही रैंसमवेयर ग्रुप है जिसके माध्यम से अटैक हुआ है। ये वर्ल्ड लीग क्या है? एक बहुत ही जाना माना ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिन्होंने पहले नाइकी कंपनी को भी टारगेट किया है, टाटा ग्रुप को भी टारगेट किया है। ये लोग करते क्या है, डेटा को उठाते हैं और उस डेटा में एक की डाल देते हैं, एनक्रिप्शन की, और उस डेटा को सीधा ले जाकर डार्क वेब पे, यानी कि इंटरनेट की सबसे गहराई वाली वेबसाइट पे ले जाकर अपलोड कर देते हैं, जो लोगों को इतनी अच्छे से एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अब होता क्या है, कहोगे इसके बदले ये लोग चाहते क्या है? तो ये ग्रुप जो है उसके बदले पैसा डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप का इन्होंने डेटा उठाया, उसमें एक पासवर्ड लगा दिया, डेटा निकालने के बाद में अब वो कोई खोल नहीं सकता, और उस पूरे डेटा को उठाकर ले जाकर डार्क वेब पे डाल दिया। अब टाटा ग्रुप से वो डिमांड करते हैं पैसों की। कहोगे पैसा अगर उनको ट्रांजैक्ट करेंगे, पैसा अगर उनके अकाउंट वगैरह में डालेंगे, पकड़े तो जाएंगे ना, इतने बेवकूफ़ हैं क्या वो? नहीं, तो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो पैसा की जो डिमांड करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं कि भाई क्रिप्टो में हमें पेमेंट करो, और फिर पेमेंट करने के बाद में लो आपके डेटा पे जो हमने लॉक लगाया था उसकी डिक्रिप्शन की आपके सामने है, ये रही की, इसके माध्यम से सारा डेटा अपना वापस ले लो। ये एक तरीका होता है इनका लोगों को लूटने का, स्पेशली कंपनी से बड़ी बड़ी डिमांड्स करने का, समझे? तो ये तरीका है, ये आपने समझा। बाकी इंडिया के अंदर में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या पूरा जो न्यूक्लियर सेक्टर है, उस न्यूक्लियर सेक्टर को मैनेज करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है NPCIL, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, उनका बिल्डिंग का काम, उनका ऑपरेशन का काम ये NPCIL ही संभालता है। इन्होंने रिलायंस के साथ कोऑर्डिनेट किया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में, जो मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन है इंडिया के साइबर सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में कि भाई 2019 अब 2026 फिर से ऐसा क्या है आखिरकार? एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है सर्फ शार्क रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये आप अपने मेंस में कोड कर सकते हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है इसमें। सर्फ शार्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd नंबर पर आता है डेटा ब्रीचेस के मामले में, जहां पे सबसे ज्यादा डेटा लीक होता है या डेटा हैक होता है। हम 3rd नंबर पर हैं, पहले पे यूनाइटेड स्टेट्स है, 2nd पर फ्रांस है। यहां पर अभी भी ज्यादा डेटा ब्रीचेस हैं। अगर हम केवल पिछले साल का डेटा देखें भारत के अंदर में, 28.9 मिलियन अकाउंट्स ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, यानी कि उन अकाउंट्स का डेटा ब्रीच हो गया था। तो इंडिया इसलिए 3rd ग्लोबल नंबर पर आता है। तो ये सर्फ शार्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, कुछ ऐसा डेटा ब्रीच को लेकर या साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप इसको कोड कर सकते हैं रिपोर्ट को। फिर आता है अपने पास में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सीक्राइट रिपोर्ट। इस बॉडी के अकॉर्डिंग देखोगे तो 204 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया है और बताया यह है इतना सारा डेटा लीक हो गया, 73% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि भाई उनके ऊपर में उनके डेटा पे अटैक हुआ है। 57% के पास में प्रॉपर साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस ही नहीं है। यानी आज हम लोग यहाँ पर इसके प्रति इतना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं जितना प्रिपेयर करना चाहिए था ऐसी कंडीशंस को देखते हुए। इससे पहले जैसे 2019 वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि अगेन उस समय पर भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर था, एक ऐसा मालवेयर था जो स्पेशली नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप से एसोसिएटेड था। ये डिटेक्ट किया गया था कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि भाई इन्होंने कोशिश की है वहां से भारत के इस प्लांट को अटैक करने की। हालांकि जो न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन है उस पर कोई असर पड़ा नहीं था, न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन बरकरार चल रहे थे, क्योंकि ये बीच में रोक भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो ये इतना खतरनाक है यहाँ पर ये साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, इनका एक एग्जाम्पल भी आपके सामने ही प्रेजेंट है। कुछ भी आपने रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्जैक्टली लिखी गई हैं। ठीक है, ये जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए कि भाई लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है तो आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे, हर एक चीज़ है इसमें। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन अगले न्यूज़ आर्टिकल पर जब आप देखोगे तो ये भी एडिटोरियल बहुत शानदार है। इसमें ईरान अग्रीमेंट और खासकर बहुत टाइम बाद JCPOA न्यूज़ में आया है। इसको कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है? और जब बात करते हैं एक ट्रीटी के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इस ट्रीटी को लेकर दुनिया में आज भेदभाव फॉलो हो रहा है। ये राइटर साहब का कहना है कि भाई नियम लाओ तो सबके लिए बराबर लाओ। ये क्या तुम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो, तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते? अगर नहीं बनाना है तो सभी लोग जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है भी उनको त्यागने पड़ेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन। तभी तो इक्वालिटी है कि शांति प्रमोट करना चाहते हो तो एक तरीका है। चलो उसके बारे में समझेंगे क्या इनका कहना है। बट इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ जो सारे PDFs आप अपने सामने देख पा रहे होंगे।
जहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल, इसके बने हुए नोट्स, रिविजन पॉइंटर, मेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन, सब कुछ एक ही जगह पर आपको कंप्लीट होकर मिल जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेम टू सेम एज इट इज पीडीएफ मिलती है, हिंदी में भी। और ये सारी पीडीएफ्स कहाँ पे अपलोड होती हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर, अपने आर्टिकल पर। यहाँ पर राइटर जो हैं शैली वालिया, इनका क्या कहना है? बेसिक तौर पे ये कल्चरल थ्योरी पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो वैसे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो पता होना चाहिए, और फैक्ट्स ज़्यादा हैं, जो जैसे खासकर एनपीटी हो गया, जेसीपीओ हो गया, और इनको लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, मेंस में पूछ चुका है जेसीपीओए को लेकर। समझ रहे हैं? तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि भाई आज ना कि जो ईरान और अमेरिका, इजराइल, इनके बीच का जो ये युद्ध है, ये डिस्प्यूट आखिरकार किस चीज़ को लेकर है? ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अमेरिका यही तो कह रहा है, यूएसए कह रहा है ईरान से कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, आपके ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे। ईरान कह रहा है नहीं, हम लोग अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। इसी को लेकर 2015 में जेसीपीओए एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन बाद में ट्रंप साहब आए और ट्रंप साहब ने अमेरिका को इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया, ईरान पे फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ईरान अपने काम में फिर से लग गया, न्यूक्लियर वेपन को बनाने की तैयारी करने लग गया। तो यूएसए चाहता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए, इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन ना आए, जबकि यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, दोनों चाहती हैं ईरान के पास ना आए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर रिलेशंस रहे इनके बीच में। जैसे अभी कुछ तो अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, स्टेटमेंट बाजी जो चलती रहती है आपस में लीडर्स के बीच में, कि भाई ईरान के एक लीडर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया न्यूक्लियर वेपन तैयार होने दो हमारा, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल कहने लगा चलो हम आपका न्यूक्लियर वेपन तैयार होने भी नहीं देंगे। इजराइल अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी लगा देता है, कई बार इनके प्रोजेक्ट्स में दखलंदाजी कर चुका है, कई बार प्रोजेक्ट्स रोक चुका है ईरान के। तो ये चीज़ चल रही है। अल्टीमेटली वॉर छिड़ किस चीज़ को ले रहा है? न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम त्याग दे और शांतिपूर्वक अपना जीता रहे। यह चीज़ यहाँ पर बेसिक तौर पे यूएसए और इजराइल चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ पर राइटर साहब के अकॉर्डिंग फेयरनेस का। इसमें फेयरनेस कहाँ है? कि भाई आपके पास, दोनों के पास ये सामान है और दूसरा बना सकता है, उसके पास में क्षमता है, लेकिन आप उसे मना कर रहे हो कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई आप भी अपने हथियारों को त्याग दो, दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दो, तो एक इक्वालिटी ये मेंटेन हो जाएगी। ऐसे तो इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, ऐसे तो यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन ही है कि कुछ कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है और उनको पावर ये भी है कि वो और विस्तार कर सकते हैं और न्यूक्लियर आर्सेनल बना सकते हैं। सिप्री की रिपोर्ट आती है, बताती है भाई कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी हो रही है, ये कंट्रीज कैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, नहीं भाई आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे, जिसके पास में पहले से आ गया, जिसके पास में नहीं है अब नहीं आ सकता उसके पास। तो कह रहे हैं ये ट्रीटी गलत है, ये ट्रीटी का कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ पर राइटर साहब का कहना यह है कि भाई आप दुनिया की शांति के लिए ईरान, आप ये कह रहे हैं, यूएसए ये कह रहा है कि कल ईरान खतरा बन जाएगा दुनिया की शांति के लिए, तो दुनिया की शांति के लिए आप अपने न्यूक्लियर वेपन त्याग दो, दूसरा सब न्यूक्लियर वेपन त्याग देंगे। जितने भी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज प्रेजेंट है, 8-9 कंट्रीज हैं जो, तो क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बट जैसे आप 9 कंट्रीज हैं न्यूक्लियर कंट्रीज, तो वो अपने इस वाले स्ट्रैटेजी को त्याग दें, उसको खत्म कर दें, तो क्या इससे शांति नहीं बनेगी? इससे भी तो बन सकती है शांति, ये कहना है राइटर साहब का। तो जितनी भी बातचीत हुई है ईरान को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, जितना भी डिस्कशन हुआ है वो हर बार रुक गया है, कहीं ना कहीं आकर रुक गया है। अभी फिर से ट्रंप साहब के और ईरान के बीच में ये पूरा मामला रफा दफा हो रहा था कि ठीक है रिजॉल्व हो गया है ना, सीज फायर हो गया है, डिस्प्यूट रुक गया है, लेकिन अचानक से फिर अटैक होने लगता है यूएसए की साइड से ईरान पर। ईरान ने भी बराबर फिर जवाब दिया है। जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है जहां पे यूएसए के बेसिस है, उनको यहां पर डिस्ट्रॉय किया है, और अभी ये फर्दर सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है, चल ही रहा है, दोबारा से अटैक हो रहा है दोनों साइड से। रीजन यह है कि भाई ईरान बस खाली यूरेनियम को एनरिच ना करे, क्योंकि मेरे दोस्त न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम यूज होता है। यूरेनियम जो हमको मिलता है जमीन के नीचे से, वो रॉ फॉर्म में होता है। इसकी एक प्योरेस्ट फॉर्म को अचीव करना पड़ता है, जिसके लिए एनरिचमेंट करना जरूरी है। एनरिचमेंट मतलब इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जोर जोर से घुमाने की जरूरत है, एक मशीनरी के अंदर में
जिसके बेसिस पे एक प्योरेस्ट फॉर्म हमको यूरेनियम का मिलता है। तो अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर 90% प्योर यूरेनियम मिल जाए तो यहाँ पर सीधा उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है, धमाका किया जा सकता है। और न्यूक्लियर वेपन कितना खतरनाक होता है एग्जाम्पल आपको पता है। जो कंट्री आज मना कर रहा है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, कोई नहीं बनाएगा है, वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन का विस्तार भी कर रहा है। और वही अकेला देश है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन ही गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ठीक है, तो उस समय पर जो डिस्ट्रक्शन मचा था ये हम लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है न्यूक्लियर वेपन। उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आज भी कई बार देखने को मिलता है। इतनी भयंकर चीज़ है ये। अब हुआ क्या, ईरान पे प्रेशर बनाया गया, ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया, ईरान ने मना कर दिया। ईरान कह रहा है कि हम अपने लिए अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो ईरान कह रहा है कि हमारे पास अधिकार है ये न्यूक्लियर वेपन बनाने का, हमारे पास में राइट है, हम यूरेनियम को एनरिच करेंगे जितना एनरिच करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जितने भी सबसे ताकतवर देश हैं या न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, वो सब कंट्रीज़ ने मिलकर डिमांड किया, ईरान से डिमांड किया कि भाई मत बनाओ, कंप्लीटली अपने प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दो, ख़त्म कर दो। हालांकि 5 ऐसे रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यानी कि वो न्यूक्लियर कंट्रीज़ आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, इजराइल देखने को मिल जाएगा, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स त्यागने की कभी नहीं सोचा या कभी नहीं कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स त्याग देंगे। तो ये कंसर्न उठता है यहाँ पर, राइटर साहब कहते हैं ये कंसर्न है डबल स्टैंडर्ड का इस न्यूक्लियर ऑर्डर में। या तो सभी लोग त्याग दो, खत्म करो, कोई कंट्री न्यूक्लियर कंट्री होना ही नहीं चाहिए पूरे दुनिया के अंदर में, तो कभी ऐसा खतरा बनेगा ही नहीं कि हाँ भाई कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, किसी के ऊपर में तबाही मच सकती है। अब आपके पास में है ये वेपन तो आज नहीं तो कल, कभी ना तो कभी यूज होना ही है। ऐसी वॉर के अंदर में या ऐसे सिचुएशन, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर में ये है प्रॉब्लम। अब प्रश्न आता है कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है ये क्या है, इसको लेकर क्या क्रिटिसिज्म होता है। देखो एनपीटी ट्रीटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक अग्रीमेंट साइन कर लिया गया है कुछ कंट्रीज के बीच में। वो कंट्रीज मिलकर ये कहती हैं कि हम अपने देश के अंदर में न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार नहीं करेंगे और इसको फर्दर बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एनपीटी है इसमें दो तरफ में कंट्रीज डिवाइड हो जाती हैं। एक तो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज भी इसका हिस्सा हैं जिनके पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है बट ये बढ़ाएंगे नहीं, आगे इसकी स्प्रेडिंग नहीं करेंगे। और एक वो कंट्रीज है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है, वो कभी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे नहीं। तो ये हो गया एनपीटी ट्रीटी, दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी गई। भाई जिसके पास वेपन आ गए पहले न्यूक्लियर वेपन, उनके पास में वो रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो कभी बनाने की कोशिश दोबारा ना करें। तो इसमें जितने भी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोस्तों, अब इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो लोग यहाँ पर ना ही किसी से परचेज कर सकते। तो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज अपना कुछ भी मॉडर्नाइज कर सकती हैं। जिनके पास में न्यूक्लियर हथियार है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स को हर साल अपग्रेड कर रहे हैं, है ना, आर्सनल्स बना रहे हैं, वॉरहेड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो लोग करते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरे कंट्रीज का यहाँ पर ये पावर ही नहीं दी गई। बाकी एक तीसरा ग्रुप भी है इसके अंदर में, वो कंट्रीज जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया। इसमें अपने भी आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ये एनपीटी के मेंबर्स ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर ही नहीं बनेंगे। समझ गए। इजराइल ने कभी ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया अपना न्यूक्लियर वेपन कि भाई हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, ताकि वो इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में आए ही ना कि भाई हमने ट्रीटी साइन नहीं की, हम तो बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन पहले से। समझ रहे हैं। तो ये था यहां पर एग्जैक्ट चीज कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ईरान जिसके ऊपर में हर एक प्रकार के सैंक्शन लगे पड़े हैं, है ना, और ईरान ने एक बार मतलब जैसे ये जो JCPOA डील है जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, इस डील में काफी हद तक ईरान रेडी हो गया था, सैंक्शन हटाए जा रहे थे ईरान के ऊपर में से। लेकिन ईरान पे बराबर आप निगरानी भी रख रहे हैं। ईरान ने इजाजत दे दी थी कि IAEA जो भी बॉडी है अपनी, जो एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्टर में काम करती है, वो लगातार इस पर निगरानी बना के रख सकती है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे निगरानी बना के रख सकती है। फिर भी यहाँ पर उसको लगातार सैंक्शन फेस करना पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर फेस करना पड़ा। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप ईरान के ऊपर में प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इसको लेकर एक डील हुआ था, JCPOA डील। अब जब डील सेटल हो रहा था तो डील आपने ही खत्म कर दिया। एक टाइम पे डील सेटल हो रही थी, बात मन चुकी थी, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रोक रहा था, जिसकी वजह से अगर ये सब कुछ चल रहा होता एज इट इज, ये डील कंटिन्यूसली चल रही होती, तो आज ऐसी जो सिचुएशन, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वेस्ट एशिया के अंदर में, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना होता। क्योंकि ये डील कब हुई थी दोस्तों, 2015 में जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन करके एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में एक तरफ ईरान होता है, दूसरी तरफ P5+1 कंट्री होती हैं। P5 में वही हमारी परमानेंट कंट्रीज जो UNSC के अंदर में भी हैं, ठीक है,
जैसे आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, जर्मनी +1 में जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है। तो इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, ईरान के साथ में डील की। और डील ये थी कि भाई ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए और शांतिपूर्वक मामला निपटाया जाए, ठीक है। और ईरान को यह भी अलाउ कर दिया गया था JCPOA के अंदर में कि भाई आप यूरेनियम को एनरिच करो, लेकिन कम प्रतिशत में एनरिच करोगे, जिससे आप अपना बिजली वगैरह बना सकते हो। जैसे आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, अभी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो बात कर रहे थे, तो उसमें यूरेनियम, कम एनरिचमेंट वाला यूरेनियम यूज़ होता है। 6%, 3% यूरेनियम अगर आपने एनरिच कर लिया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सिविलियन लेवल पर, वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जब आप उसको 90%, 95, 98% तक उसको प्योरेस्ट फॉर्म में अचीव करोगे, दैट मीन्स उससे न्यूक्लियर वेपन ही बनाया जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो इस एग्रीमेंट के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि भाई यूरेनियम जो है ईरान जो है एनरिच कर सकता है, आपको प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, अचीव कर लो, अपने देश में बिजली की जरूरत पूरा कर लेना। 3.67% तक यहाँ पर ये लिमिट लगा दी गई थी, सिविलियन लेवल की लिमिट होती है। और यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है इसको कम कर दिया गया था कि भाई ईरान ज़्यादा से ज़्यादा इतना यूरेनियम को स्टोर करके रख सकता है अपने पास में। और जो सेंट्रीफ्यूग है उसको कम कर दिया गया था, यानी कि ताकि एक प्योरेस्ट फॉर्म यूरेनियम की अचीव ना हो। बाकी जितनी भी ईरान के अंदर में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, उन फैसिलिटीज़ के ऊपर में निगरानी बनाने के लिए बोला। सर्विलांस के लिए 24 घंटे यहाँ पे उस पर निगरानी रखी जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा, है ना। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये काम उनको सौंप दिया गया, उसके लिए भी वो रेडी हो गया। अब उसके बदले में ईरान ने बोला कि मुझे क्या मिलेगा बदले में जो ईरान के ऊपर में सेंक्शन लगा दिए गए थे वो हटा दिए गए। इकोनॉमिक सेंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक सेंक्शंस, हज़ारों सेंक्शंस थे, वो यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। तो ईरान ने बोला ठीक है, इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो जाएगी, हमारा काम भी हो रहा है, हम अपना न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते रहेंगे और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। JCPOA डील इस तरीके से यहाँ पर फाइनल हो जाएगी, फिर भविष्य में धीरे धीरे करके शांति मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल तौर पे भले ही यहाँ पर ये साइन हो गई थी 2015 के समय पर, उस समय पर बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, शांति को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन 2015 के बाद जब 2018 का टाइम आया, दोबारा USA के अंदर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर एज अ न्यू प्रेसिडेंट USA के बनते हैं। उन्होंने अमेरिका को इस एग्रीमेंट से सीधा बाहर निकाल दिया। उन्हें बोला है नहीं, अमेरिका ऐसी डील नहीं करेगा, अमेरिका कमज़ोर दिखेगा क्या, नहीं, हम यहाँ पर P5+1 ये जो JCPOA डील से बाहर निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स को इस एग्रीमेंट से ही बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में जो सैंक्शन ईरान पे से हटा दिए गए थे, शांति बन रही थी, वो सारे सैंक्शन दोबारा इंपोज कर दिए कि ले भाई दोबारा से सैंक्शन हम लोग लगा रहे हैं, कोई ईरान से व्यापार नहीं करेगा, कोई तेल नहीं खरीदेगा, जो व्यापार करेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। अब वो सैंक्शन वाली कहानी आज तक चल रही है, भले ही बीच में वो प्रेसिडेंट ना रहे हो, दोबारा बाद में जो बाइडन के बाद फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं, बट सैंक्शन वाली कहानी बनी रही है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई अभी फिर से कोई डील करने के लिए आप कहोगे तो ईरान के अंदर में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि वो कोई डील कर ले। एक बार यहाँ पर इस तरीके का धोखा हो चुका है, शांति हो रही थी तो उसके बाद में सीधा इस डील से बाहर निकल जाते हैं। और अगर आप इतिहास देख लोगे तो हिरोशिमा नागासाकी 1945 का टाइम, US इकलौता देश है दुनिया का जिसने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है युद्ध के अंदर में। हिरोशिमा की बॉम्बिंग की है, नागासाकी की बॉम्बिंग करी है। एक डिस्ट्रक्टिव नेचर न्यूक्लियर वेपन का तभी दुनिया के सामने दिखाई दिया था। और अब आर्टिकल ये कहता है कि ये जो हिस्ट्री है ना, ये एक मोरल डिबेट क्रिएट करती है कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं वो दूसरे के ऊपर में प्रेशर बना रही हैं कि आप नहीं बनाओगे। ऐसा क्यों? इससे अच्छा एक इक्वालिटी को ही अचीव ना कर लें, और खासकर एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी बातों को ना फॉलो कर लें, बर्ट्रैंड रसल की बात को फॉलो ना कर लें। 1955 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात मेंशन की कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं दुनिया में, सबको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए। कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा। दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए अगर आप दुनिया भर में शांति चाहते हैं तो एकमात्र तरीका है कि जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं या न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास में है उनको वो एबॉलिश कर दें, उनको ख़त्म कर दें। तो आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि या तो इक्वालिटी लेकर आओ, प्रेजेंट सिचुएशन जो नॉन प्रोलिफरेशन वाला ट्रीटी है ना, ये अनइक्वालिटी को प्रोवाइड करवाता है, ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है कि भाई कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास में पावर है, वो अपनी ही पावर को डोमिनेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन रखेंगे भी और आगे उसको मॉडर्नाइज भी करेंगे, लेकिन जिनके पास में नहीं है वो कभी नहीं बनाएगा। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा ख़राब है। अगर ऑर्डर को सीक्वेंस में लेकर आना है तो इक्वल ट्रीटमेंट लेकर आओ सभी कंट्रीज़ के लिए। एक यूनिवर्सल कमिटमेंट होना चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि सभी न्यूक्लियर वेपन बना लो, एक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सल कमिटमेंट का मतलब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे काम करना,
कि न्यूक्लियर वेपन्स को ही त्याग दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पीस मेंटेन हो पाएगा। तो ये हैं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़। बाकी आप कितना सहमत हैं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगेंस्ट में हैं तो भी ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। अभी इस पूरे आर्टिकल को रिवाइज करना है तो आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर्स के जरिए कि JCPOA डील क्या था, इसमें P5+1 कंट्रीज़ कौन थी, NPT को किसने साइन नहीं किया है, अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बाहर इंडिया पाकिस्तान इजराइल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यह आर्टिकल इतना शानदार है ना कि सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से मेंस के अंदर में। तो मेंस के लिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, ज़रा इसको अटेम्प्ट करिएगा। जो भी अपना आंसर है उसको लिखकर कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि ये जो ऑनगोइंग ईरान न्यूक्लियर इशू है, भाई आज के समय पर ईरान का जो ये पूरा विवाद चल रहा है, ये ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के लिमिटेशन को हाईलाइट करता है। ये भाई दुनिया भर में जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसमें कुछ समस्याएं हैं। तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को देखते हुए एग्जामिन करना है कि आखिरकार वो कौन कौन सी समस्याएं हैं नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर में, एंड वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर इस नियमों को और मजबूत कर सकें और दुनिया को शांति की तरफ लेकर जा सकें। तो एक अच्छा सा आंसर लिखिएगा, हिंदी में दिया गया है, हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड आंसर लिखना कैसा है, आपके सामने ये डिटेल्स प्रेजेंट हैं, इनको मैं आप खुद से पॉज करके देख लीजिएगा कि भाई इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। फिर आपने चैलेंजेस मेंशन करना है कि भाई प्रेजेंट समय पर जो ये नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम है इसके अंदर में एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या हैं, अनइक्वल न्यूक्लियर ऑर्डर, और ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। एट द लास्ट यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करिए, आराम से पढ़िए, उसके बाद में एक अच्छा सा आंसर लिखिए। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी 76,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। चलिए फिर अगला आर्टिकल बात करता है कि भाई कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमिकॉन 2.0 को, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड यूरिया पॉलिसी एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स। 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूवल दिया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। पहली चीज़, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाएंगे, वो भी 2.0 मिशन के अंडर में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत बढ़ाने वाला है। यूरिया को प्रोड्यूस करेगा इंडिया के अंदर में, जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं खेतों में। और हाईवेज को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि टाइम कम लगेगा लोगों को ट्रैवल करने में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करे गए हैं, इस आर्टिकल में मेंशन करे गए हैं कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होना है। मैं इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। पहली बात, ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किसने करे और अप्रूवल किसने दिया है? कैबिनेट ने। कौन सी कैबिनेट? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसको खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर चेयर करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इन सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है कि हाँ इन सब पे काम होना शुरू होगा। आइए अब चारों प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली तोड़ तोड़ के समझेंगे। पहले हम बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, जिसको सेमिकॉन 2.0 के नाम से बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि 1.27 लाख करोड़ रुपीस यहां पर हम सेमीकंडक्टर मिशन में खर्च करने वाले हैं। जो इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था ना 2021 में, उसी का ही सेकंड पार्ट या सेकंड फेज कह सकते हो आप, ये जो अभी अनाउंस हुआ है। तो इसका मेन पर्पस है कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स को बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे अपने देश के अंदर में और सेल्फ रिलायंट बने। क्योंकि आज आपने पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी जान है। तो सेमीकंडक्टर चिप हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मेनली ताइवान है, ठीक है, उसके अलावा साउथ कोरिया है, चाइना है। तो ये सब कंट्रीज है जो बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम भी अपने देश के अंदर में ये सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाएं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो पूरा अनाउंसमेंट है वो करा गया है सेमिकॉन 2.0 का। तो सेमिकॉन 2.0 का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की डिज़ाइनिंग हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग कर सकें, और फिर ये सब कुछ होने के बाद में इंडिया में डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस कर सकें। इससे दुनिया भर के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, उस डिमांड को हम लोग पूरा कर पाएंगे अपने इस पर्टिकुलर मिशन से। इसके फीचर क्या है? इसमें 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है इस सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अंदर में। 2 लाख करोड़ रुपए खासकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पे हम खर्च करेंगे, और ऐसे ही फर्दर इस इंसेंटिव में दोस्तों याद रखना कुछ इंसेंटिव सप्लायर को भी मिलेगा। यानी जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, मिनरल सप्लाई करेगा, इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करेगा, उनको भी इंसेंटिव देने की बात की गई है। तो इसमें हर एक व्यक्ति को फॉलो किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है इस सेमिकॉन 2.0 के अंदर में।
तो सेमीकॉन 2.0 में हमारी बढ़ती डिमांड के हिसाब से सेमीकंडक्टर बनाने की बात हो ही रही है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल, मिनरल, इंडस्ट्रियल गैस जो सप्लाई चेन है स्पेशली उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर 1.0 क्या था, यानी जो पहला वाला मिशन था, इसमें 76,000 करोड़ रुपीस अनाउंस करे गए थे, जिसमें 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया था। मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड से आया था, ये पता होना चाहिए। सेकंड जो यहाँ पर मिशन अनाउंस किया गया है, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव किया गया है, वो है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। गवर्नमेंट कह रही है कि 62,500 करोड़ रुपीज़ हम लोग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में खर्च करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। 62,500 करोड़ रुपए हम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करेंगे, यानी कि इंडिया बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में ही बनाएगा। इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को सपोर्ट किया जाएगा। इससे टेक्नोलॉजिकल सॉवरेटी आएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, भारत में ही डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट और भारत में ही बहुत सारे जो पेटेंट्स हैं, इंडियन पेटेंट्स, वो हम लोग जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, और जितना मोबाइल बिकेगा उसमें जो भी एलिजिबल सेल्स हैं उसमें 2.5% से लेकर 5% तक इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। समझ रहे हैं? बाकी कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा, जिससे कि इंडिया में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन हो सके। इवन एक्सपेक्टेड जो आउटकम बताया जा रहा है कि लगभग हम लोग 40 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन कर लेंगे, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स भी होंगे फिर दुनिया भर में, और इस इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो 60,000 नौकरियां भी जनरेट होंगी। फिर एक तीसरी चीज़ आती है हाईवे प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी। कैबिनेट ने 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल दिया है, जिसमें 25,400 करोड़ रुपीज़ हम खर्च करने वाले हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट 1 में 43 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो खासकर नेशनल हाईवे 31 के साथ में कनेक्टेड होगा, जो वरुणा रिवर के जस्ट किनारे यहाँ पर यह हाईवे है। फिर एक गंगा नदी के किनारे हाईवे आपको देखने को मिलेगा NH-19। ठीक है, और इस पे भी यहाँ पर काम होगा। ये 46 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉस्टिंग एक में 10,000 करोड़ की आएगी, एक में 14,000 करोड़ की आएगी, और ऐसे मिला के टोटल यहाँ पर ये 25,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जिसमें 6 लेन का एक पूरा कॉरिडोर होगा, फ्लाईओवर, रैंप, सर्विस रोड, बहुत सब कुछ होने वाला है, जिसमें टाइम कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 19 की बात करेंगे तो काशी रेलवे स्टेशन तक जो 50 मिनट लगते थे वो 25 मिनट लगेंगे। हाईवे 31 में जो 40 मिनट्स लग रहे थे वो केवल 20 मिनट्स लगेंगे। तो लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा रास्तों का। फिर तीसरा यहाँ पे जो अनाउंसमेंट करा गया है वो यूरिया के लिए नई पॉलिसी अनाउंस की है कैबिनेट ने, जिसको नाम दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। इसमें टारगेट बनाया है कि 9 नए गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स भारत में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने देश में यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे। और आज अपने देश में आपने पता है खेतों के अंदर में जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा खाद के नाम पे यूरिया का ही यूज़ करते हैं। तो यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी 10 मिलियन टन्स तक जा सकेगी। एंड याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकेगा, क्योंकि आज हम लोग यूरिया ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत को, अपनी देश की ज़रूरतों को कंप्लीटली पूरा नहीं कर पाते। जैसे इंडिया के अंदर में जो यूरिया की डिमांड है वो हर साल 5% से बढ़ती चली जा रही है, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन याद रखना, देश के अंदर में आज हम कितना यूरिया बनाते हैं 30 मिलियन टन्स, और डिमांड कितनी है 40 मिलियन टन्स की। तो डिमांड ज़्यादा है, जितना हम बना रहे हैं उससे ज़्यादा है डिमांड 10 मिलियन टन की, तो 10 मिलियन टन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये 10 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरिया को लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। समझ गए? आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, सारी की सारी डिटेल दी गई हैं। सेमीकॉन 2.0, MPMS, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, हाईवेज को लेकर और NIPU को लेकर यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल कहता है इंडिया यूके के कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। तो मैंने आपको कल ही बोला था, जब मैंने कल सेशन डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि कल इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन होना है। फाइनली साइन हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना सेटा, सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वैसे ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सेटा एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बस इतना पर्पस होता है कि व्यापार को थोड़ा सा सस्ता कर दिया जाए दो कंट्रीज़ के बीच में, जिससे व्यापार बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सारा इंडियन प्रोडक्ट यूके में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, और बहुत सारा यूके का प्रोडक्ट इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है। तो जब ये सामान आता और जाता है तो इस पर ये कंट्रीज़ टैक्स इंपोज करती हैं, टैरिफ लगाती हैं। अब इंडिया के सामान के ऊपर में अगर यूके टैक्स लगाएगा तो वो सामान वहाँ पे महंगा बिकेगा, लोग कम खरीदेंगे। यूके का सामान जब इंडिया में आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, तो अगेन वो महंगा बिकेगा, कम खरीदेंगे। और अगर इसी टैक्स के स्ट्रक्चर को हटा दिया जाए
तो यही सामान सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बनाना होगा, ज़्यादा बनाकर ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। तो डिमांड को क्रिएट करने का, ट्रेड को एक्सपांड करने का एक तरीका होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो इंडिया यूके के बीच में भी यहाँ पर इसी तरीके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। इस चीज़ को याद रखना। तो कि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, हालांकि वो सेटा एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई, एक्सपोर्टर, प्रोफेशनल, सर्विस सेक्टर सभी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देखी गई हैं कि सभी को बेनिफिट मिल सके। तो ये जो एग्रीमेंट है इंडिया यूके के बीच में साइन हुआ है, इसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या है? दो कंट्रीज़ के बीच में दो व्यापार को बढ़ाना, बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करना, मार्केट एक्सेस को इंप्रूव करना, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एनहांस करना और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के अंदर में रोजगार के लेकर जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना। अब इंडिया के यूके के बीच में यही एक मेन पर्पज़ है। अब बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं इसके? सबसे पहले फार्मर्स के लिए बेनिफिट मिल रहे हैं। ये अग्रीमेंट एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा हमारे किसानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज़ को। तो ये लोग ज़्यादा सामान बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके के अंदर में। अब सस्ता बिकेगा तो ज़्यादा बिकेगा, यूके के मार्केट का हमको एक बढ़िया तरीके से एक्सेस मिलेगा, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये जो अग्रीमेंट है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज को भी यहाँ पर बढ़ावा देने के ऊपर में काम करता है। फिर बात आती है ग्रेटर मोबिलिटी की। जैसे ग्रेटर मोबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या किस बेसिस पे मोबिलिटी? ग्रेटर मोबिलिटी फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जो ये सेटा है, ये जो अग्रीमेंट है, ये स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। बहुत सारे जो हमारी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस प्रोफेशनल्स, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूके के अंदर में। यूके में वो टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पर काम कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब वो टेम्पररी बेसिस पे काम करने के लिए जाएंगे तो उनको एक सपोर्ट और दिया गया है, वो डीसीसी का सपोर्ट है, दैट मीन्स डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है? जैसे आज मान लो कोई इंडियन प्रोफेशनल है जो काम कर रहा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम एक्स है और वो एक कंपनी में काम कर रहा है 3 साल से, और उसी 3 साल से जब वो काम कर रहा है तो उस कंपनी में पीएफ अकाउंट वगैरह खुला हुआ है, होता है ना पीएफ वगैरह, कि भाई आपको सैलरी मिलती है, सैलरी का कुछ हिस्सा कट के पीएफ में चला जाता है, कंपनी कुछ कंट्रीब्यूट करती है और रिटायरमेंट के समय पर वो पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन वगैरह में कंट्रीब्यूशन होता है। तो 3 साल से ये व्यक्ति एक्स काम कर रहा था। 3 साल बाद इसकी कंपनी वालों ने बोला कि भाई अब आपको जाना है यूके में 2 साल जो है सर्विस करनी है और उसके बाद वापस आ जाना है। तो वो कंपनी भेज रही है, तो व्यक्ति वो 2 साल के लिए यूके में जाएगा। अब क्या वहाँ पे फिर से पीएफ अकाउंट वगैरह बनवाया जाएगा? क्या फिर से वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वो सेपरेटली करेगा? नहीं। तो अलग अलग यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे। जो वहाँ पर भी इसकी सैलरी का पीएफ वगैरह जो कटेगा वो सब इंडिया वाले में ही कॉन्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इससे जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो रोका जा सकेगा। तो ये डबल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को रोकने का काम करेगा, स्पेशली इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जो यूके में टेम्पररी काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इंडियन फर्म्स ज़्यादा कंपेटिटिव होंगी। बायलैटरल ट्रेड, दोनों देशों का जो व्यापार है ये 40 बिलियन पाउंड्स तक गया है 2024 में, एंड 2026 में 48 बिलियन पाउंड्स चला गया। तो ये जो ग्रोथ है ये हो रही है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये ग्रोथ और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि हम इसको दुगना कर सकें, कि भाई ये जो व्यापार है 100 बिलियन डॉलर्स तक लेकर, 100 बिलियन पाउंड्स तक लेकर जा सकें दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये हमारा एक अल्टीमेट टारगेट है। इसमें जो बहुत सारे बेनिफिट्स है वो टेक्सटाइल सेक्टर को भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा देश का टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा क्राइसिस को फेस भी कर रहा है। भारत का कपड़ा उद्योग, तो जो मेन कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हैं तमिलनाडु के अंदर में तिरुपुर में है, गुजरात के अंदर सूरत में है, इन दोनों को बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो इंडिया का टेक्सटाइल हुआ करता था, टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो यूके में जाकर महंगा हो जाता था, क्योंकि यूके उस पर ड्यूटी लगा देता, टैक्स लगा देता था, और बांग्लादेश, कंबोडिया के ऊपर में कम टैक्स लगाता था। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और कंबोडिया, ये हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे यूके को टेक्सटाइल। अभी सेटा एग्रीमेंट के अंदर में ये जो हमको एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा था वो डिसएडवांटेज हट जाएगा। अब इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे, सस्ते बिकेंगे, और वो सीधा टक्कर देंगे बांग्लादेश और कंबोडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को यूके के अंदर में। अब इंडस्ट्रीज़ का व्यू क्या है? जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर है, उनका कहना यह है कि इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी हर एक सेक्टर में, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, आईटी इंडस्ट्री। फिर एक बॉडी है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मानना यहाँ पर यह है कि जो मार्केट एक्सेस है, जब ये मार्केट एक्सेस को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा देते हैं, मोबिलिटी प्रोविजंस इंप्रूव होते हैं, तो इससे यहाँ पर एक कंपेटिटिवनेस बढ़ेगा इंडियन फर्म्स के बीच में। ठीक है, और ड्यूटी फ्री एक्सेस की वजह से, क्योंकि भाई सीधा सीधा जो यूके है ना वो 99% अपना मार्केट ओपन कर रहा है, तो भारत का
जो भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूके को, उसमें 99% के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगाएगा यूके। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सेटा अग्रीमेंट के अंदर में, याद रखिएगा। बाकी इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये हमें कुछ समय बाद पता चलेगा जब व्यापार कंटिन्यू रहेगा अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। तो आई होप अब ये क्लैरिटी मिल चुकी है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब जनरेट होंगी, ये सब कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसके आधार पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। फटाफट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शंस ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और उनके आंसर्स को लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कि भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सेकंड, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। थर्ड, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो है इस प्लांट का, वो एक्सपेक्टेड है कि भाई 2000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देगा। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो एनपीटी ट्रीटी है इसको लेकर अगेन 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा सही है। पहला, ये जो एनपीटी ट्रीटी है इसका मेन पर्पस है न्यूक्लियर वेपन्स के जो स्प्रेडिंग हो रही है उसको रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्वक यूज करना। सेकंड, इंडिया ने एनपीटी ट्रीटी को अभी हाल ही में साइन कर लिया है। थर्ड, एनपीटी के अंदर में कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन को आगे बढ़ाना नहीं है, न्यूक्लियर वेपन को त्यागने की बात करते हैं। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3 ओनली। वाह, आंसर तो यहां पर सामने प्रेजेंट है, चलो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। इसको लेकर इन चारों में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इस एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। पहला, क्या ये ट्रीटी है जिसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। क्या ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मेन पर्पस है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाना, उसके बदले में सैंक्शंस को हटाना। तो क्या ये ग्लोबल ट्रीटी है जो हर एक प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करता है। क्या एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जिसने क्रिएट किया था। बताएं कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन सेमिकॉन 2.0, सेमिकॉन 2.0 को लेकर अगेन 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सेमिकॉन 2.0 का जो मेन एम है, मेन पर्पस है, वो है इंडिजीनियस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रमोट करना। इसका मेन पर्पस है कि भाई आज जो हमारे देश के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप्स को हम बना रहे हैं उसका एक डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। सेकंड, इसका मेन पर्पस है कि जो सेमीकंडक्टर डिमांड आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड से उसको पूरा करना। थर्ड, सेमिकॉन 2.0 का मेन पर्पस है कि ये इंसेंटिव देता है केवल और केवल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को। जो सेमीकंडक्टर बनाएगा केवल उनको फायदा मिलेगा, उसका रॉ मटेरियल सप्लायर को इसमें फायदा नहीं मिलेगा। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। चलो जल्दी जल्दी इनके आंसर्स बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आज का डिस्कशन इतना ही है। न्यूज़पेपर के हर एक रेलिवेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, अच्छी तरीके से कवर किया है, हर एक एंगल को देखकर 360 डिग्री में कवरेज किया है। मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर से सेशन के अंदर।